डिफाइन करता था। उसके साथ साथ जितने भी एक्शंस हमारे परफॉर्म किए जाते रहेंगे एक सेंटेंस में, जितने भी एक्शंस होते रहेंगे वो भी हमारा एक वर्ब का टाइप होता है, ठीक है। तो वर्ब हमारा सारे स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शंस को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल में आता है ना। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जो वर्ब है हमारा ना, वो एक अकेले कैपेबल है हमारी सारी थ्योरीज को पूरी करने के लिए। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो सेंटेंस है हमारा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट पे बनता है। कोई भी जो सेंटेंस है ना हमारा वो किस फॉर्मेट में बनता है, तो एक सब्जेक्ट होती है उस पे, एक ऑब्जेक्ट होती है उस पे, एक वर्ब होता है। पर अगर मैं वर्ब का इंडिविजुअली बात करूँ ना, तो ये अपने आप में कैपेबल है एक पूरे इंटायर सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए। कैसे, इसके कहने का क्या मतलब हुआ, तो देखिए एक छोटा सा टर्म मैं लिखूंगा। अगर आपसे मान लीजिए आप एक किसी भी जगह पे खड़े हो या किसी भी जगह पे हो और आपसे कोई परमिशन लेता है, आपसे कोई पूछता है कि सर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पे आप सिर्फ एक शब्द बोलोगे, ठीक है, कम, या फिर एक शब्द बोलोगे गो। ये सब आपका एक ऐसा अकेले वर्ब है, देखिएगा आप ये सब दोनों हमारा वर्ब है, एक एक्शन को दिखाता है। तो ये एक अकेला ऐसा वर्ब है जो कैपेबल है इंटायर सेंटेंस के मतलब को पूरा करने के लिए। अगर आप देखिएगा ना गो, तो गो आपका एक पूरी तरीके से आपका एक इंटायर सेंटेंस बन जाता है कि हाँ जाओ, ठीक है। गो का मतलब क्या हो गया, जाओ। अगर आपसे कोई परमिशन लेता है कि सर मैं बाहर जाऊं या क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो आप बोलेगा गो। वो गो आपका एक वर्ब है, ठीक है। गो आपका एक वर्ब है जो कि अकेले कैपेबल है पूरे मतलब को, सेंटेंस के पूरे मतलब को पूरा करने के लिए। तो कहा जाए पूरे ग्रामर के टॉपिक में ऐसा कोई सा भी पार्ट नहीं है, ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं है पूरे ग्रामर में जो अकेले एक वर्ड से, सिर्फ एक वर्ड से सेंटेंस बना दे। जैसे अगर आप नाउन देखिएगा तो क्या नाउन कैपेबल है अकेले एक वर्ड से? अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे राम, तो क्या राम कैपेबल है? ये तो हमारा एक नाउन है ना। क्या नाउन कैपेबल है एक सेंटेंस बनाने के लिए? नहीं कैपेबल है। प्रोनाउन नहीं कैपेबल है। पर वर्ब जो है वो हमारा ऐसा एक वर्ड है जो कि हमारा अकेले ही एक पूरे सेंटेंस के मतलब को आइडेंटिफिकेशन दे सकता है, क्लैरिफिकेशन, एक जस्टिफिकेशन दे सकता है, ठीक है। तो जो वर्ड हमारा वो कहीं ना कहीं एक अकेला ऐसा टॉपिक है, अकेला एक ऐसा वर्ड है जो कि पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस का भी मतलब दे सकता है। तो ये पावर है वर्ड की, ठीक है। तो ये छोटा सा एक चीज मैं आउटर स्टेज से बता रहा था आप लोग को, जो कि हमारे टॉपिक का नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ वर्ड की पावर क्या है। तो वर्ड बहुत डिफिकल्ट और एक बड़ी चीज है। वर्ड जितना इजीली हम लोग देखते हैं उतना कुछ नहीं है, वर्ड उससे ज्यादा है, ठीक है। तो कल जहां तक पढ़ चुके थे वो एक बार वापस से रीडिफाइन कर लेते हैं। तो वर्ड का मतलब होता था एक एक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। वर्ड एक एक्शंस को दिखाता था और साथ ही साथ स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता था, स्टेट ऑफ बीइंग। इन दोनों का मतलब भी मैंने कल आइडेंटिफाई करवाया था आप लोगों को। जो एक्शन है वो हमारा एक डायनामिक वर्ड कहलाता था, ठीक है। जितने भी एक्शनल वर्ड्स होते थे जहां पे एक्शन किए जा रहे हैं वो एक हमारा डायनामिक वर्ड होता था। और जो स्टेट ऑफ बीइंग है हमारा वो एक स्टेटिव वर्ड कहलाता था। कौन सा? स्टेटिव वर्ड। स्टेटिव वर्ड कहने का मतलब एक सिचुएशन दिखाने वाला वर्ड। तो ऐसे जो भी वर्ड्स है जहां पे एक सिचुएशन को दिखाई जाए, किसी तरीके की परिस्थिति को दिखाई जाए, वो हमारा स्टेटिव वर्ड कहलाता था। ये चीज हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब वर्ड का अगर डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो ये था वर्ड का डेफिनेशन। वर्ड के टाइप्स का बात किया जाए तो वर्ड के टाइप्स का बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ वर्ड में दो चीजें थी। एक हमारा था हेल्पिंग वर्ड, ठीक है। एक था हमारा हेल्पिंग वर्ड और दूसरा था हमारा मेन वर्ड। ये दो टाइप्स मैंने कल आपको बताई थी। वर्ड के दो टाइप्स थे, एक हेल्पिंग वर्ड और एक मेन वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या काम के लिए आता था? तो हेल्पिंग वर्ड जितने भी हमारे वो हमारे जो मेन वर्ड के मतलब है उसको पूरा करता था, यानी कंप्लीट द मीनिंग ऑफ मेन वर्ड। यानी जो हेल्पिंग वर्ब था उसका सिर्फ काम क्या था कि मेन वर्ड के मतलब को पूरा करता था। और जो मेन वर्ब है वो मेन एक्शन को दिखाता था। इट शोज द मेन एक्शन, ठीक है। मेन एक्शन यानी जो भी मुख्य काम है, जो भी मेन वर्क किया जा रहा है उसको वो दिखाता था। कौन? मेन वर्ड। और यही मेन वर्ड के मतलब को पूरा कौन करता था? हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसका दूसरा नाम हमारा क्या था? ऑक्सिलरी वर्ब। इसका हमारा दूसरा नाम था ऑक्सिलरी वर्ब। अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ऑक्सिलरी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है। और मेन वर्ब का हमारा जो दूसरा नाम हमने कल आइडेंटिफाई किया था वो था हमारा लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। तो कहीं भी अगर लेक्सिकल वर्ब लिखा जाए तो वो कौन सा टाइप है? हमारा मेन वर्ब है, जो कि टाइप्स ऑफ वर्ब में आता है। तो ये दो टाइप्स ऑफ वर्ब थे, जो कि हमारा था एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा था हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता था? जो किसी भी तरीके के एक सेंटेंस के अंदर एक मेन एक्शन को दिखा दे, मुख्य काम को दिखा दे, ठीक है। बाबू किसी के माइक से अननेसेसरीली आवाज आ रही है तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछेगा, ठीक है।
तो जो मेन वर्ब था हमारा मेन एक्शन को दिखाने के काम में आता था, जिसको हम लोग दूसरे नाम में लेक्सिकल वर्ब कहते थे, और हेल्पिंग वर्ब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब रहता था दूसरे नामों में, और जिसका मेन बस वर्क यही है, हेल्पिंग वर्ब का पूरा काम यही है कि वो मेन वर्ब के मतलब को कंप्लीट करता है, पूरा करता है। और इसका एग्जाम्पल कल हमने देख लिया था, तो इस पर हम लोग टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। आगे फिर हम इससे पढ़ते हैं जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब था, और इसको थोड़ा आगे क्लियर करता है। तो हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन पता था, तो हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में टाइप्स होते हैं, और टाइप्स क्या क्या है हमारा, तो सबसे पहला जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का टाइप है वो है प्राइमरी वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का जो सबसे पहला टाइप है वो है प्राइमरी वर्ब। ये प्राइमरी वर्ब क्या होता है, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से जो ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत तेज है पढ़ने में, ठीक है, तो उनको हम लोग अपने प्रायोरिटीज में रखते हैं ना, प्रायोरिटी में रखते हैं, उसको सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, तो वही सब हमारा एक प्राइमरी वर्ब कहलाता है, जो हमारे सेंटेंस के प्रायोरिटीज में होता है। इसी प्रायोरिटी की वजह से हमारा मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बनते हैं, और इसी प्राइमरी वर्ब्स को हम लोग टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो प्राइमरी वर्ब है यही हमारा टेंस के अंदर एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। आपने टेंस पर रखा होगा, तो वहां पे आपको जितने भी टेंस के अंदर पार्ट्स आ रही है ना, जितने भी टेंस के अंदर चीजें आ रही है, वो हमारी प्राइमरी वर्ब्स होती है। यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब आपने टेंस के अंदर पढ़ रखा है वो आपके प्राइमरी वर्ब में आती है। अब मुझे बताने दीजिए कि प्राइमरी वर्ब में क्या क्या होता है। तो प्राइमरी वर्ब के भी टाइप होते हैं, एक होता है टू डू, टू हैव और टू बी। ये तीन पार्ट्स आपका प्राइमरी वर्ब में होता है, और यही तीनों मिला के हमारा हेल्पिंग वर्ब बनता है टेंस के अंदर, ठीक है। टेंस में जितनी भी आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ोगे ना, वो प्राइमरी वर्ब से ही आती है, और इसीलिए इसको प्राइमरी नाम दिया गया, बिकॉज इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले एक टेंस पर देखिए, टेंस का आपको पता है रीजन क्या है। टेंस पढ़ने का सिर्फ रीजन ये है कि टेंस से हम लोग एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ एक सेंटेंस बना सकते हैं। यानी टेंस का बेसिकली यूज अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। टेंस हम लोग पढ़ते हैं ताकि एक सेंटेंस को फॉर्म कर सके, और उसी जगह पे हमारे इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब का पहला टाइप है प्राइमरी वर्ब। इन तीनों को हम लोग प्राइमरी वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें के अंदर क्या होता है, टू डू क्या होता है, तो जो आप प्रेजेंट में पढ़ चुके थे ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहां का पार्ट में ये आता है, ठीक है। टू डू में तो एक डज हो गया, और सिंपल पास्ट में आता है जो डिड हो गया। ये तीनों जो है ना हमारा टू डू का फॉर्म है, ठीक है। टू डू का फॉर्म है डज और डिड। हैव का क्या है, हैज और हैड, ये सब आपका हैव का पार्ट है, ठीक है। और बी का क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ये सब आपका टू बी का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स आपके आते हैं इन अ हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपका पहला पार्ट है प्राइमरी वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब का जो पहला कैटेगरी है प्राइमरी वर्ब, उसमें ये तीनों चीज आपको देखने को मिलती हैं। और प्राइमरी इसका नाम क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको हम लोग टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखते हैं। सबसे पहले टेंस पढ़ते हैं इससे, और इसीलिए टेंस में ये सब शामिल है हमारा, और इसलिए इसको हम लोग एक प्राइमरी वर्ब का नाम देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये पहला पार्ट, क्लियर है यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब में सबको। चलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में पहले पार्ट्स के बाद हो गया ये हेल्पिंग वर्ब में पहले पार्ट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट, जो कि आप लोग के बोर्ड के एग्जाम्स में के पर्पस से हम लोग पढ़ते हैं, या बोर्ड के एग्जाम से हमारा आता है। और दूसरा पार्ट जो हमारा वो है मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स, इसको हम लोग कहते हैं मॉडल्स, ठीक है। अब मॉडल्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो प्राइमरी वर्ब में क्या था कि जो हमारा टेंस में पार्ट है, पर बहुत बार ऐसा होता है, आप देखिएगा एक सेंटेंस के अंदर, तो जो आप टेंस से सेंटेंस बना रहे हैं ना, वहां पे आप पूरी तरीके से अपने मूड्स को, अपने इंटेंसिटीज को नहीं बता पाइएगा। जैसे आप एक प्राइमरी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं टेंस के अंदर, ठीक है, जैसे टू बी, टू हैव, टू डू, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं टेंस के अंदर, लेकिन अगर आपको एक सेंटेंस में ऐसी बतानी है, ऐसी चीज को बतानी है जो कि आपका मूड के ऊपर, जैसे कि आप किसी को कहना चाहते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है, अपनी एबिलिटी बतानी है, क्षमता बतानी है, तो क्या वो प्राइमरी वर्ब के साथ बता सकते हैं। आई डू इट आप बोलिएगा, या फिर आप किसी तरीके से इस तरीके से मतलब सिंपल प्रेजेंट में बोलेगा आई डू इट, मैं कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं, आपके मूड को नहीं बता पाया, ठीक है, आपके इंटेंसिटी को क्लियर नहीं कर पाया। तो यानी टेंस में जो हम लोग जितने भी सेंटेंसेस बनाते हैं ना, यहाँ पे आप इंटेंसिटी और मूड को डिक्लेयर नहीं करते हैं। इंटेंसिटी और आपका जो मूड है ना, वो पूरी तरीके से डिफाइनेबल नहीं होता है, और उस जगह पे हम लोग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी तरीके के मूड और सिचुएशन और इंटेंसिटी को क्लैरिफाई करने के लिए। जहां पे भी आपका मूड और इंटेंसिटी की बात की जाएगी, वहां पे आप मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल्स में क्या क्या है आपके पास, तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल,
वुड, और जो लास्ट हमारा वो है मस्ट, आउट टू। ठीक है, ये 10 मॉडल्स आपके इस्तेमाल में रहते हैं। ठीक है, आपके जो 10 मॉडल्स है ना वो ये सब है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। और इसका काम क्या है एक सेंटेंस के अंदर? तो इसका काम सिर्फ इतना है कि आपको आपके मूड को आपके इंटेंसिटी के अनुसार आप बता सके। अब देखिए, अगर आप किसी को अपनी एबिलिटी बताते हैं यानी कि क्षमता बताते हैं कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं, तो वहां पे आप बोलेगा ना यस आई कैन डू इट। ठीक है, वहां पे आप कैन पे थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करिएगा ताकि आपके मूड को वो ज्यादा आइडेंटिफाई करवा सके, और इसलिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे वहां पे, क्योंकि आपके मॉडल्स के लिए आप मूड का इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स को बताने में। ठीक है, तो इस जगह पे आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऊपर वाली टर्म्स हो गई होगी, मैं वापस से इसको लिख दूं क्योंकि ये थोड़ा नीचे जा चुका है, तो एक बार वापस से सारे मॉडल्स को देख लेते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक को एक बार देख लेते हैं जो मॉडल्स किए हैं। तो देखिए, जो आपका मॉडल था वो क्या क्या था, एक बार वापस से इस पे नजर डाल लेते हैं मॉडल्स पे। ठीक है, मॉडल था हमारा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट, आउट टू। ये सब आपके 10 मॉडल्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये सब जो 10 आपने देखा वो आपके मॉडल्स के रूप में जाने जाते हैं। अब एक रीजन है मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसको आपस में साथ साथ में क्यों लिखा, 10 को मैंने एक साथ करके क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दोनों है ना वो सेम मीनिंग होल्ड करता है, सेम तरीके की चीजों को दिखाता है, पर थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कैन और कुड जो है ना वो कहीं ना कहीं एक तरीके के चीजों के लिए बना हुआ है, 50 to 60% एक दूसरे से सेम है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कैटेगराइज करके लिखा है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। और ये आपको पढ़ना है, जब ये मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट वी विल गो टू द टॉपिक ऑफ मॉडल्स हियर। और जब ये मॉडल्स देखेंगे ना आज या कल के टॉपिक पे, तो फिर इसके सारे डिटेल्स को हम लोग समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि मॉडल्स हमारे क्यों यूज होते हैं, तो मूड्स को डिफाइन करने के लिए। जो भी आपका मूड है ना, जो भी आप जिस इंटेंसिटी से बातों को बोलना चाहते हैं, जिस प्रेशर के साथ, जिस हाईलाइट के साथ, तो उस जगह पे आपको इन्हीं मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है आपके पूरी तरीके के मूड को दिखाने के लिए। ठीक है, और प्राइमरी क्यों होता था, वो आपके टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये सब हमारे मॉडल्स होते थे। इसमें कोई दिक्कत है? अगर आपको लिखना है स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी इशू है इसमें तो पूछिए। फिर नहीं है अभी बता रहे बाबू, पूरा मॉडल सही होता है, हम बता रहे हैं आगे। इस मॉडल्स में कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, इसके बाद हमारे मॉडल्स के अंदर एक और ब्रांच आती है। ठीक है, उस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं सेमी मॉडल्स का। जैसे मॉडल्स है उसके अंदर एक और ब्रांच निकली हमारी, एक और चीज निकली है मॉडल्स के अंदर से ही डिफाइन हुई है, और वो है हमारा सेमी मॉडल्स। और इस सेमी मॉडल में हमारी 3 पार्ट आती है, जो कि एक नीड है, डेयर है और यूज्ड टू है। ठीक है, इसका भी यूसेज हम लोग पढ़ेंगे, इसका भी हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आखिर ये सब क्या होता है, पर ये सेमी मॉडल्स है। अब एक छोटा सा बात मैं पूछना चाहूंगा, मतलब बताना चाहूंगा कि ये सब हमारे मॉडल्स हैं। प्रॉपर एक मॉडल है, ठीक है, जो कि आपके पूरी तरीके से हेल्पिंग वर्ब है। पर यहाँ पे सेमी मॉडल का मतलब क्या है, सेमी मॉडल से क्या मतलब निकल के आता है? अच्छा, मॉडल्स के बारे में भी आपने देखा, ये क्या है हमारा, एक हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स जितने भी हमारे, एक हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट था ना, मॉडल जो था वो हेल्पिंग वर्ब था, और ये भी एक मॉडल है। यानी कि सेमी का मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या सेमी का मतलब क्या होता है? किसी को भी सेमी का मतलब होता है आधा। ठीक है, हाफ। ठीक है, हाफ, यानी कि हाफ मॉडल्स। मॉडल्स क्या था हमारा, एक हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या कहने का मतलब क्या होगा कि हाफ कैसा है, ये हाफ हेल्पिंग वर्ब है। यानी जितने भी आपने इस जगह पे देखा ना, नीड, डेयर और यूज टू, ये आपका पूरी तरीके से मॉडल्स नहीं है, ये आपका पूरी तरीके से हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका एक मेन वर्ब के जैसा भी काम करता है। यानी हाफ मॉडल्स है, हाफ हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है और हाफ मेन वर्ब है। अब ये हाफ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या मतलब हो गया, तो एक छोटा सा मैं बात बताना चाहूंगा कि जितने भी मॉडल्स हैं जो सेमी मॉडल्स के कैटेगरी में आएंगे, यानी जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है जो कि सेमी मॉडल्स है, वो कभी कभी हमारा एक
हेल्पिंग वर्ब बिहेव करेगा और कभी कभी एज अ मेन वर्ब भी बन जाएगा। एक सेंटेंस के अंदर यही सारे जितने भी जो है ना वो एक मेन वर्ब के रूप में भी काम करेंगे। अब ये कैसे काम करते हैं ये सब हम लोग देखेंगे जब प्रॉपर हम लोग मॉडल्स के कैटेगरी पे आएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा वर्ब के ऊपर है इसलिए इसको अभी रहने देते हैं साइड बाय में, ठीक है। तो जो नीड है, डेयर है और यूज्ड टू है, ये तीनों हमारा एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा मॉडल्स है जो कि कभी कभी हमारा एक मॉडल्स के जैसा भी वर्क करता है और कभी कभी ये हमारा एक मेन वर्ब भी बन जाता है। यानी एक सेंटेंस के अंदर मेन एक्शन दिखाने का जो काम है ना वो भी यही तीनों कर देता है कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हाफ रखा गया यानी सेमी रखा गया क्योंकि ये सेमी काम वर्क करता है कि कभी कभी आधा ये क्या है हेल्पिंग वर्ब और आधा ये क्या है मेन वर्ब। तो इसलिए इसको सेमी मॉडल्स के कैटेगरी में रखा जाता है। अभी क्लियर है सबको? क्लियर है? तो हो गया ना 10 इधर और 3 इधर। जो 10 है ये प्रॉपर हमारा मॉडल्स है, इसको कभी भी हम एज अ मेन वर्ब नहीं ट्रीट करते हैं। यानी ये जो मॉडल्स है ये प्रॉपर हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, ये कभी भी हमारा मेन वर्ब नहीं बन सकता। पर इन तीनों के साथ एक अलग सा एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ये है कि ये तीनों जो है हमारा कभी कभी एज अ मेन वर्ब बिहेव करेगा एक सेंटेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जो भी हमारी जरूरत है उस हिसाब से हम इसको पुट डाउन करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, कभी एक मेन वर्ब कभी एक हेल्पिंग वर्ब, यानी दोनों जगह पे ये फिट हो सकता है। पर ये नहीं हो सकता, ये जब भी रहेगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वहां पे एक मेन वर्ब डिफाइनेबल रहेगी एक सेंटेंस के अंदर। क्लियर है इस टॉपिक पे? चलिए फाइन। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो गया कंप्लीट। हेल्पिंग वर्ब इस जगह पे कंप्लीट है। मॉडल्स का इंडिविजुअल टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी वर्ब पे सिर्फ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग मेन वर्ब के ऊपर आते हैं कि मेन वर्ब क्या है, ठीक है। तो मेन वर्ब हमने देखा था एक सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब वो क्या काम करती है? तो मेन वर्ब आपका मेन एक्शंस को दिखाता है सेंटेंस के अंदर। इसका काम क्या है? शोज द मेन एक्शंस, ठीक है। शोज द मेन एक्शंस, यानी एक सेंटेंस के अंदर जो मेन एक्शन है उसको दिखाने का काम हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब करता है। अब ये इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ना हेल्पिंग वर्ब में, सिमिलरली इसमें भी टाइप्स होते हैं। इसका जो टाइप है मेन वर्ब का वो सबसे पहला टाइप है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब। और जो दूसरा है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। आपने नाम पहले भी सुन रखा होगा, इवन पढ़ भी रखा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो दो टाइप्स में हमारा मेन वर्ब भी डिवाइड होता है। हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप्स में था, मेन वर्ब भी हमारा दो टाइप्स में डिवाइड होती है। एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है, यानी कि इट कंटेन्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है उसको भी अभी समझेंगे, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ये कंटेन नहीं करता, इट डज नॉट कंटेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं रखता है। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है जो रखने का है? तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मैं लिखता हूं आई एम प्लेइंग इन गार्डन, ठीक है, मैं खेल रहा हूं गार्डन में, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन। तो ये जो गार्डन है ना हमारा वो एक ऑब्जेक्ट है और इसी को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानने का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका मेन वर्ब है, ठीक है, जो भी आपका मेन वर्ब है वो जिस जगह से अटैच्ड है, जिस जगह से जुड़ा हुआ है वो सब हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब अब वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, मेरा मेन बताने का पर्पस था कि मैं गार्डन में खेल रहा हूँ, यही तक। अब इसमें जब इनडायरेक्ट जुड़ेंगे ना तो क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग इन द गार्डन विद माई बैट, विद माई बैट। तो यहाँ पे बैट भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया ना। बैट भी एक ऑब्जेक्ट है पर वो डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो मेरे डायरेक्टली मेन वर्ब के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जहां पे जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो हमारे मेन वर्ब से वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब समझिएगा कि अगर हम ऐसा बोलते हैं दूसरे सेंटेंस में, जैसे ये हमारा प्लेइंग है, ये एक मेन वर्ब है, मेन काम यहीं पे दिखा रहा है, ठीक है, उसके साथ जहां पे वो किया जा रहा है वो डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी जिस चीज को हम लोग उसके साथ रख रहे हैं। और बैट भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसको भी हम लोग वर्क में ले रहे हैं, ठीक है, खेलने के काम में ले रहे हैं, पर ये डायरेक्टली हमारे प्लेइंग के साथ नहीं जुड़ के आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे चीजें हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुई,
एक और भी एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे देखिएगा और भी एग्जांपल यहाँ पे, मोहन थ्रू अ स्टोन टू हर्ट मी। ठीक है, अब यहां पे ये सब भी हमारा एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, हर्ट मी, और स्टोन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। पर जो स्टोन है वो मेरा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस काम से। ठीक है, उसने पत्थर फेंका, पत्थर को फेंका, ये मेरा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और जो मी है इधर हमारा वो मेरा डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, मोहन ने पत्थर फेंका मुझे हर्ट करने के लिए, मुझे नुकसान या तकलीफ पहुंचाने के लिए, तो ये जो मी है ऑब्जेक्ट वो मेरा इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इस सेंटेंस में एडेड, पर इस थ्रू के साथ जो मेन एक्शन है उसके साथ हमारा स्टोन जुड़ा हुआ है, और उसके बाद की एक और ऑब्जेक्ट हमारी वो है, तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है उसमें कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आती है हमारी सेंटेंस में, यानी कि जो भी ट्रांजिटिव, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए चाहिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस हमारा फॉर्म करेगा ट्रांजिटिव के लिए वो पूरी तरीके से जो एज यूजुअल हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है उसी पे आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पे जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दिखा रहा है ना, जो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है, जो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब आता है उसमें कभी भी हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, और इसलिए इसका जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तक ही सीमित है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें उसमें देखने को मिलेंगी, पर इनट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब ही सिर्फ देखने को मिलेगा, यानी किसी भी जगह पे आप इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेगा तो वहां पे कोई भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शामिल नहीं रहता उस सेंटेंस के अंदर। क्लियर है? क्लियर है आप लोग को ऑनलाइन क्लास? अब देखिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। आई नो इससे बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है हमें, कि थ्योरिकल तो हमने बहुत बचपन से पढ़ रखा है, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिकल बात करें तो नहीं आ पाता है। तो एग्जांपल भी हमको देख के समझनी पड़ेगी कि आखिर किस जगह पे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा और किस जगह पे इनट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एग्जाम्पल ट्रांजिटिव वर्ब के लिए, अगर ट्रांजिटिव का मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, टीवी मींस ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब से। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ, ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ही फ्लाइज, ठीक है, वह उड़ाता है या उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिखेगा, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं तो क्या ये कंप्लीट लग रहा है आपको? मतलब ये जो मतलब है सेंटेंस का वो कंप्लीट लग रहा है? यहाँ तक अभी क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो क्या कंप्लीट लग रहा है? मतलब वह उड़ाता है, क्या उड़ाता है भाई, क्या उड़ाता है? पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा ना। हमारा क्वेश्चन जो है व्हाट का वो अराइज हो गया यहाँ पे, कि क्या, आखिर क्या चीज के बारे में बात हो रही है, उड़ाता तो है या उड़ता तो है, क्या है वो। ठीक है, तो उस ऐसे जगह पे जहां भी हमारे पास क्वेश्चन रह जाए, अधूरी रह जाए, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाए, व्हाट हमारा स्टिल रह जाए क्वेश्चन के अंदर, सेंटेंस के अंदर, कि आखिर उड़ता है पर सेंटेंस में व्हाट का मतलब पता नहीं है हमें, तब वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब ही है। ठीक है, तो ही फ्लाइज, और यहाँ पे हमारा मतलब पूरा नहीं हो पाएगा ही फ्लाइज में, तो आपको एक ऑब्जेक्ट जोड़नी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट जोड़िएगा तो अगर आप लिख देते हैं ही फ्लाइज अ काइट, ये आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डीओ मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस फ्लाइज के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ा, और अब इसका मतलब ना व्हाट वाला खत्म हो गया। व्हाट का मतलब क्या था इस जगह पे, कि क्या उड़ाता है। आप देखिएगा अब वो क्या का मतलब पूरी तरीके से मिल गया हमको, कि वो उड़ाता है, क्या उड़ाता है, तो काइट उड़ाता है, ये चीज हमको क्लियर हो गई। व्हाट का कोई भी क्वेश्चन अब नहीं बचा इस सेंटेंस में, तो तब हमारा वो एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, जब हमारे पास एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए मस्ट है, बहुत जरूरी है एक ऑब्जेक्ट को डालना। ठीक है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब को जो है ना, इस वाला जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब है, इसको बहुत जरूरी है एक ऑब्जेक्ट को डालना एक सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब अगर अकेले रहेगा तो सेंटेंस का मतलब ही अधूरा हो जाएगा, पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं बन पाएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब को कहते हैं, वैसे वर्ब को कहते हैं, ठीक है, जहां पे वर्ब के पास ये पावर नहीं है कि वो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस पूरा कर दे। समझ रहे ना, कि वर्ब के पास अकेले इतनी पावर नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बिना ही वो सेंटेंस के मतलब को पूरा कर दे, तो वैसे हर एक चीजें हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्लियर है ट्रांजिटिव वर्ब? एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर मैं कहता हूं यहाँ पे रोहन किक्स
अगेन आप देखिएगा कि जो सवाल है वो स्टिल रह गया, किक्स तो है पर क्या किक करता है, ठीक है, व्हाट, ये जो व्हाट वाला सवाल है वो कहीं ना कहीं स्टिल हमारा अराइज हो जाएगा सेंटेंस के अंदर। किक करता है मतलब किक करता है पर क्या करता है, अगर जैसे कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं फुटबॉल, ठीक है, जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया यहाँ पे फुटबॉल, तो अब इस जगह पे इसका मतलब पूरा हो गया कि रोहन एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे मारने का काम कर रहा है, यानी ये आपका वर्ब है, और क्या कर रहा है, तो ये हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि रोहन किक करता है फुटबॉल को। क्लियर है ना? तो इस जगह पे ऐसी सारी चीजें जहां पे व्हाट के क्वेश्चन को आप सेटिस्फाई कर दें ऑब्जेक्ट लगा के, तब वो हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। बिना ऑब्जेक्ट के यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, और बिना ऑब्जेक्ट के मतलब ही पूरा नहीं हो पाएगा ट्रांजिटिव वर्ब का। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? Yes, sir. अगर देखिए कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे ना तो पूछिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि हम लोग बचपन से इसको पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ नहीं पाते हैं, और जिसके वजह से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बस हमारा एक थ्योरिकल पार्ट में ही रह जाता है, मतलब यही डिफिनेशन वाले पार्ट पे, और जिसकी वजह से क्लियर हो नहीं पाती है चीजें, क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक आप समझिएगा नहीं कि ट्रांजिटिव है क्या, इंट्रांजिटिव है क्या, तो क्लियर कभी नहीं हो पाएगा। ट्रांजिटिव हमारा वैसे वर्ब है, ये वर्ब के बारे में सिर्फ बात है, तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जो कि बिना ऑब्जेक्ट के पूरा मतलब नहीं दे पाए, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब हमारा ऐसा वर्ब है जिसमें अगर ऑब्जेक्ट आप हटा दीजिएगा ना तो मतलब ही पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखे थे रोहन किक्स, तो क्या मतलब हो पा रहा था पूरा, अगर फुटबॉल को आप हटा दे रहे तो नहीं, अधूरा रह जा रहा था, लग रहा था कुछ मिसिंग सा, यानी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से मिसिंग था। तो वैसे हर एक जगह पे हमारा वो ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ गया, और ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ने के बाद मीटिंग ओवर हो गया ऐसे कैसे सर, मीटिंग